हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ स्वर्णकांत त्रिपाठी, जिसमें आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। 12th क्लास का टॉपिक है और बीएससी तक ये चलेगा हमेशा। यूपी टेट, सुपर टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम। तो देखते हैं इकोसिस्टम, जिसकी हिंदी होती है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी इसको लिखा मिल सकता है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तो ये जो टर्म इकोसिस्टम है, सबसे पहले जो नाम होता है इकोसिस्टम, ये किसने दिया है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इकोसिस्टम जो शब्द है, ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एजी टांसले। इन्होंने सबसे पहले दिया था, एजी टांसले ने इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हिंदी होती है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। ये टर्म सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है इकोसिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक सिस्टम है, एक क्रम है, एक कह सकते हैं रिलेशन है। किसका किसका? बायोटिक। बायोटिक का ये जो लिखा है बायोटिक, इसका मतलब होता है जैविक। बायोटिक का मतलब जैविक। जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग बीइंग हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग है, उनके बीच में आपसी कॉम्बिनेशन कैसा है, आपसी सहयोग की भावनाएं कैसी हैं, पारस्परिक संबंध कैसा है, ये पूरा हम एक टर्म के अंदर पढ़ते हैं, एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, जैसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम की यही डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों के बीच की समानता या उनके बीच के आपसी सहयोग का वर्णन करता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप हैं, तो आपको हम बता दें कि इकोसिस्टम मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। एक जलीय इकोसिस्टम होता है, जो जल में रहने वाला, जल का पूरा इकोसिस्टम जो होता है उसे जलीय कहते हैं। और दूसरा टेरेस्ट्रियल, जिसे स्थलीय कहते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनका जो इकोसिस्टम है ये स्थलीय कहा जाएगा। जबकि जल के अंदर पाए जाने वाले मेढक, मछली और तमाम तरीके के जितने भी जल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनका पूरा एक इकोसिस्टम है, उसे हम एक्वाटिक कहेंगे। आगे देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। जैसा कि यहाँ पे हमने बता रखा है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये जल का इकोसिस्टम है, जलीय क्षेत्रों का संबंधित है। तालाब का हो सकता है, नहर का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, किसी भी नदी का हो सकता है। तो पूरे जल से संबंधित इकोसिस्टम है। जल के अंदर रहने वाली मछलियाँ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे जीव जंतु, उससे बड़े जीव जंतु, फिर मछलियाँ, ये पूरा एक इकोसिस्टम जो आपस में एक दूसरे से क्रमबद्ध जुड़ा रहता है, इसे हम एक्वाटिक सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। जो एक्वाटिक सिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसा कि इसमें हमने दे रखा है कि आल्सो ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा है? पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, साफ पानी वाला। अब इसमें दो अलग अलग डिवाइडेशन हो जाते हैं। एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र में आ जाता है और दूसरा समुद्री पारितंत्र में आ जाता है। स्वच्छ जल का मतलब जिसमें लवण की मात्रा ना हो, और समुद्री जल जो लवणीय होता है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिससे हम तालाब की बात करेंगे। अब आप तालाब से ये मत सोच लेना कि आजकल के तालाब बहुत गंदे हैं। हम एक सही तालाब की बात करें, अच्छे तालाब की बात करें, साफ़ सुथरे तालाब की बात करें। और दूसरा है मेराइन इकोसिस्टम। तो एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र हो गया, इसे इंग्लिश में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे। एक मेराइन इकोसिस्टम हो गया, जिसे समुद्री पारितंत्र बोलेंगे। और इनके अंदर के पूरे इकोसिस्टम को पूरा जैसे जो मैनेज कर रहा है, जैसे मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ किसे खाती हैं? घास को खाती हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती हैं, या शैवाल कह सकते हो। फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है। इस प्रकार इनका एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश रहता है एक तालाब के अंदर। ऐसे ही सेम कंडीशन समुद्र के अंदर भी रहती है, जो कि इकोसिस्टम को बनाए रखती है। अब आगे हमने लिख रखा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये भी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी स्थलीय इकोसिस्टम है, यानी ज़मीन पर रहने वाले से पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, हम आप सारे लोग हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो कितने टाइप का है, इसमें हमने दे रखा है इज आ 4 टाइप। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है 4 प्रकार का होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 4 प्रकार का, यानी स्थलीय पारितंत्र 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। ये होता है नंबर 1 फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पहला जंगल का होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब जंगल का होता है। दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम,
घास के मैदान का, तीसरा डिजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तान का या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू वालू है, तीसरा चौथा फाइनल जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है, इसे बाग बगीचे मनुष्य के द्वारा बना लिए जाते हैं, तो इसे मैन मेड इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय पारितंत्र 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वन पारितंत्र, दूसरा होता है घास के मैदान का पारितंत्र, तीसरा रेत के मैदान का पारितंत्र या रेत का पारितंत्र, और चौथा मैन मेड पारितंत्र या आर्टिफिशियल पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र। इस प्रकार से आपने देखा कि 4 प्रकार के स्थलीय पारितंत्र होते हैं और 2 प्रकार के जलीय पारितंत्र होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो पारितंत्र होता है इसमें क्या होता है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही है कि इन्हीं 2 का संयोग मिलकर के बनता है कोई भी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मुख्यतः 2 पाए जाते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक पाया जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट जिसकी हिंदी होती है जैविक घटक, इसकी हिंदी क्या होती है? जैविक घटक होती है। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं एक नज़र में देख लेते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, प्रोड्यूसर आते हैं। और प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। प्रोड्यूसर कैसे होते हैं? अपना भोजन खुद बनाने वाले होते हैं, अर्थात ये उत्पादक, हिंदी में इनको बोलते हैं, उत्पादक होते हैं। ये अपने ऊपर, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अन्य इन पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो प्रोड्यूसर के आगे हमने इनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? आपने तालाब में देखे होंगे, तालाब या पानी वानी में अगर देखा होगा तो देखी होगी बहुत छोटी छोटी घास पाई जाती है, जिसमें ना सही से आपको जड़ दिखेगी, न तना दिखेगा, ना पत्ते दिखेगी, बस घास जैसी हरी हरी संरचनाएं दिखती हैं पानी में, तालाब में। तो उसी को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंतर्गत ही छोटे छोटे डायटम्स आते हैं, वेलिस्नेरिया प्लांट्स आते हैं, हाइडिला प्लांट्स आते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? तालाब वालाब के अंदर आप देखेंगे छोटी छोटी घास जैसे स्ट्रक्चर दिखे, तो वो यही सारे होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता कौन है? छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा लेती हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को पहले खाएगा उसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ये सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब कंज्यूमर की बात करेंगे तो कंज्यूमर में 3 टाइप्स होते हैं कंज्यूमर के। पहला होता है एक प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। अब एक एक करके समझते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या हैं ये। देखिए, जो प्रोड्यूसर को खाता है यानी जो घास को खाता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाता है शुरुआत में, वो कौन सा होता है? वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। शुरुआती यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, वो घास को खाता है। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता प्राइमरी उपभोक्ता को खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे खाता है? प्राइमरी उपभोक्ता को खाता है। तो जब द्वितीयक प्राइमरी को खाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? मांसाहारी हो जाता है। और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो द्वितीयक को भी खाता है और प्राइमरी को भी खाता है, ये दोनों को खाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है, जैसे एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, घास की बात करें, तो घास को बकरी ने खाया, बकरी को किसी मान लो कुत्ते ने खा लिया बकरी को, और कुत्ते को शेर ने खा लिया। तो जो इसमें घास है, घास हो गई प्रोड्यूसर, और जो बकरी हो गई वो क्या हो गई? बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होता है। और जो कुत्ता था वो कुत्ता हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो फाइनली शेर था, लायन था, वो हो गया टर्सरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार कंज्यूमर्स होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, फिर अभी रह गया है डिकम्पोजर। अब मान लो शेर भी कभी एक्सपायर ही होगा, ऐसा तो नहीं शेर अजर अमर है। तो शेर जब एक्सपायर होगा, शेर जब मरेगा, तो शेर को कैसे उसे मिट्टी मिलाया जाएगा? तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो शेर को क्या करते हैं? मिट्टी में, मृदा में मिला देते हैं। छोटा छोटा इनको बिल्कुल अपघटित करके मृदा में मिलाने का काम कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट इतने ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है अजैविक घटक, मतलब इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रकृति के ही रूप होते हैं, प्रकृति से ही संबंधित होते हैं। तो देख लेते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में लिखा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है, और
और तमाम तरीके की गैस जो हमारे वातावरण में हमारे जीव जंतुओं के लिए या हम सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो सारी गैसेज या तमाम ऐसी प्रक्रियाएं जो जीव जंतुओं के लिए लाभदायक हैं, वो सारी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं यहाँ पर। पहला दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वातावरण में 78% होता है लगभग। दूसरा सल्फर, फास्फोरस, सॉयल, मिट्टी की तो बहुत ही ज़रूरत है, मिट्टी नहीं होगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तमाम तरीके की समस्याएं रहेंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी तो पेड़ पौधों को बहुत ज़रूरत होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की हम सबको ज़रूरत है। लाइट, लाइट की भी सबको ज़रूरत है। तो ये सारे कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट, कहने का मतलब जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जीवन नहीं होता है इनमें, लेकिन फिर भी ये हमारे वातावरण की एक कड़ी है, इनके बिना हमारा जीव, हमारा इकोसिस्टम संभव ही नहीं है। तो इसे हम एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।